अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त डॉक्टर वकास सईद, हाज़िर हुआ हूँ आज एक नए मसले के साथ, एक नई डिज़ीज़ को डिस्कस करने के लिए। ये बीमारी जो है डेंगू फीवर, जिसका दरअसल डेंगी फीवर के नाम से हम जानते हैं। अमूमन लोग इसको, कुछ लोग डेंगू फीवर भी बोलते हैं और कुछ इसको डेंगी फीवर भी बोलते हैं। तो डेंगी फीवर के मतलब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको डिटेल से डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बता दूं, ये मसला कोई हमारा सिर्फ हमारे इलाके का नहीं है। ये पाकिस्तान में पूरी साल भर किसी न किसी कोने में पाकिस्तान के लोग जो हैं इससे मुतासर होते रहते हैं, बीमार होते रहते हैं। इसका जो साजगार सिलसिला है, ये बारिशों के बाद अमूमन जो है सिलसिला, बारिशें जब आती हैं या मौसम चेंज होता है तो उस वक्त जो है मच्छर की फरावानी हो जाती है और ये सिलसिला तब जो है ये भी अरूज पकड़ लेता है, ये भी जोर पकड़ लेता है। तो चूँकि आजकल पिछले दिनों ही बारिशें हुई हैं और साथ जो है वो मच्छर भी बढ़ चुका है, तो आजकल डेंगू के जो हैं वो केसेस जो हैं वो भी आ चुके हैं। ज़्यादातर जो बड़े हमारे शहर हैं, कंजस्टेड एरियाज़ हैं, जैसे बड़े शहर लाहौर, कराची, मुल्तान, इस तरह के शहर हैं, उनमें ये केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है वो पोल्यूशन आलूदगी के साथ-साथ जो सिलसिला है वाटर पोल्यूशन का, और इसके अलावा जो एरिया कंजस्टेड होता है उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं लोगों को ये मर्ज़ जो है वो कंसीव करने या हासिल करने में कोई इनको देर नहीं लगती। अच्छा दोस्तों, हम जो है वो शुरू करने से पहले डेंगू फीवर को मुकम्मल डिटेल से, इसके इलाज, ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट के साथ-साथ इसके अलामात भी हम देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि डेंगू फीवर है क्या। जिस तरह हमारे जो है वो हमें मलेरिया फ़ीवर होता है या दूसरा बुखार सादा हो जाता है, इसी तरह डेंगू फीवर जो है वो एक मच्छर, एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। और ये वो मच्छर होता है, यानी ये मच्छर तो बेसिकली एक वेक्टर है, एक व्हीकल है। इसमें एक वायरस आता है डेंगू का, जो कि ट्रांसफ़र या शिफ्ट हो जाता है, इनोकुलेट हो जाता है थ्रू मॉस्किटो इंसानों के अंदर, और इंसान में फिर जो है वो अपने अलामात और अपने सिलसिले को जो है वो परवान चढ़ाता है, और इसके बदौलत वो इंसान को फ़ीवर और इस तरह के मसाइल से दो-चार करता है। तो अब हम जो है वो इसको जो है वो डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। इसके कुछ अलामात हैं पहले, और फिर इसकी मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट से पहले हम प्रिवेंशन ज़रूर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने ये भी सुना हुआ है कि इलाज पर जो है वो परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो मैं आप लोगों को जो है वो फ़ेज़ वाइज़ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। ये जो डेंगू फ़ीवर है, ये 2 फ़ेज़, अहम जो फ़ेज़ हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो 3 हैं, तो इसके मैं फ़ेज़ वाइज़ आपको बता देता हूँ और अलामात भी बता दूँगा। जो टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होनी है, यानी इसके लिए आपने कोई लैब इन्वेस्टिगेशन, कोई टेस्ट करवाना है और उसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपने देखनी है, वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं फेब्राइल फ़ेज़ की बात करता हूँ। ये अमूमन डे 1 से लेकर डे 3 तक का एक फ़ेज़ है, यानी ये ड्यूरेशन है, ये अरसा है जिसमें पेशेंट को बुखार आता है और इंटरमिटेंट फ़ीवर आता है, यानी कि वक्फे-वक्फे से आता है। कोई 2 घंटे उतर गया, कोई 2-3 घंटे बाद उसको फिर हो गया। ये सिलसिला जो है उसमें चलता रहता है, और पहले 1 से 3 दिन के दरमियान जो है उसके जो अलामात अमूमन कॉमनली जो उसको आते हैं उसके सामने, और जिनसे वो अंदाज़ा लगाता है बंदा कि डेंगू है। लेकिन डेंगू अभी डिक्लेयर नहीं हुआ, चांसेस हैं कि डेंगू ना भी हो। वो अलामात कौन से हैं जी, जो फेब्राइल फ़ेज़ में आते हैं? ये जो हमारी आँखें हैं, इनमें दुखन, जलन, और बैक साइड पे इवन कि ज़रा सी आँख को मूव करें तो आँखों में पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2 पे हमारी बॉडी का पूरा जो मांस है, गोश्त है, मसल्स हैं हमारी बॉडी के, हमारी बोन्स जो हैं, इवन के सम टाइम जॉइंट्स जो हैं, उनमें भी बहुत ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। ये अगली स्टेज पे जाके होता है। तो पूरी बॉडी की कंडीशन जो है, यानी कि मसल्स के साथ-साथ बोन्स में भी जो है वो बहुत ज़्यादा शिद्दत का दर्द और ये एहसास होता है। उसके अलावा जो है हेडेक, सर दर्द जिसे कहते हैं, ये भी बहुत सीवियर होता है इसमें। उसके अलावा एनोरेक्सिया की कंडीशन आ जाती है। ये वो कंडीशन होती है जिसमें खाने पीने को दिल नहीं करता, यानी ना खाता है, थर्स्टलेस होता है बंदा, प्यास भी नहीं लगती उसको। उसके अलावा जो है नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उल्टी मतली वाली कंडीशन और कै आने वाली कंडीशन। इवन के सम टाइम उसको नाज़िया में तो इतना होता है कि वो बड़े ज़ोर लगा के कोशिश कर रहा होता है पेशेंट कि वो वॉमिट आउट कर दे, लेकिन होता नहीं है। सिर्फ़ उसकी मतली वाला, दिल ख़राब होने वाला सिलसिला होता है। उसके बाद जो है
अगर हम बात करें इस जो फेब्राइल फीवर है इसकी मैनेजमेंट की या इसके ट्रीटमेंट की, तो अमूमन अगर आप हॉस्पिटल का रुख करते हैं या किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या किसी फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो आपको जो है वो प्राइमरी जो एक बेसिक ट्रीटमेंट है, मैनेजमेंट है, वो करता है। यानी कि आपको एनाल्जेसिक देगा, एंटीपायरेटिक देगा, यानी पेन किलर दे दी उसने, बुखार वाली गोलियां दे दी। उसके अलावा जो है वो अगर सिम्टमेटिकली देखें तो सर दर्द है तो हेडेक की साथ दे देगा। इसी तरह उल्टी आ रही है, नोजिया कंडीशन वाली सिचुएशन है, तो आपको कोई उल्टी वाली गोली या टैबलेट जैसे कि मोटिलियम या ग्रेविनेट वगैरह दे देगा। अच्छा, ये वो फेब्राइल जो फेज़ है उसमें ये सिलसिला था, लेकिन फेब्राइल फेज़ को आगे जाके मतलब डे 1 से 3 तक का तो इसमें कोई टेस्ट वाला कंसेप्ट होता ही नहीं है, ना ही करवाना चाहिए। कुछ लोग करवा भी लेते हैं तो उनको पता नहीं चलता, अमूमन वो टेस्ट पहले 3 दिन के नॉर्मली ठीक ही आते हैं, तो मरीज़ या डॉक्टर भी इस तरफ तवज्जो नहीं दे पाता, या नेग्लिजेंसी होती है मरीज़ की कि वो जल्दबाजी में कहता कि नहीं मेरे टेस्ट नॉर्मल आए हैं। यानी सीबीसी में 2-3 चीज़ें तो देखनी होती हैं, यानी कि एक उसका प्लेटलेट काउंट देखना होता है, डब्ल्यूबीसी देखना होता है और हीमोक्रिएटिन देखना होता है। वो जब तीनों चीज़ों के एवरेज जो रेफरेंस वैल्यूज़ के करीब करीब आ रही होती हैं, तो डॉक्टर भी कह देता है कि अभी ठीक है रिपोर्ट आपकी, मरीज़ भी सेटिस्फाई हो जाता है, बुखार भी उतर चुका होता है, क्योंकि इसका जो बुखार है अमूमन 3-4 दिन के बाद एक बार जो है वो इसने जो जोर पकड़ा होता है ना, वो कम हो जाती है इसकी शिद्दत बुखार की, तो पेशेंट जो है वो लापरवाही कर जाता है। फिर जो है वो डे 4 से अमूमन डे 7 के दरमियान का जो सिलसिला है, यानी कि हो सकता है कि 5वें या 6ठे या 7वें दिन जाके उसको फिर बुखार एक बार जोर करे, और ये जो जब बुखार जोर करेगा तो ये अगला इसका फेज शुरू हो जाएगा, वो है क्रिटिकल फेज, जिसको डेंजरस फेज का भी नाम दिया, और सम टाइम इसको हेमोरेजिक सिलसिला भी करार देते हैं, और इसी वजह से इसको जो डेंगू फीवर है इसको हेमोरेजिक फीवर भी कहते हैं। और फिर जब ये शिद्दत दोबारा पकड़ता है तो वो जो पेन और इंटेंसिटी और वो जो शिद्दत होती है दर्द वाली, उसकी वजह से इसको ब्रेक बोन फीवर का नाम भी देते हैं, यानी कि हड्डियों में इतना दर्द होता है। यानी इसी एक फीवर के 3 नाम हैं, यानी कि एक तो ये डेंगू फीवर के नाम से भी जाना जाता है, अगर अलामात चेंज हो जाए, वर्स हो जाए अलामात, यानी शिद्दत पकड़ ले, तो फिर वो अकॉर्डिंग टू द अलामात जो है वो उसको फिर अगला नाम ब्रेक बोन फीवर का भी दिया जा सकता है, यानी इसका दूसरा नाम ये है। और फिर अगर जो है वो कैपिलरी की लीकेज हो जाए, यानी ब्लड वेसल्स जो हैं उनमें से प्लेटलेट जब निकल जाते हैं, तो हमें पता है कि प्लेटलेट क्या करते हैं, ये क्लॉटिंग का काम करते हैं। तो जब प्लेटलेट कम हो जाएंगे तो कैपिलरीज जो हैं वो उनकी लीकेज हो जाएगी, लीकेज की वजह, क्योंकि हमें पता है कि प्लेटलेट जो है वो कैपिलरीज या वेसल्स की इंटीग्रिटी को भी मेंटेन रखते हैं, तो जब वो अपनी हैयत अपनी शक्ल खो देती हैं तो उनमें से लीकेज आसानी से होना शुरू हो जाती है, और लीकेज जब होना शुरू होती है तो तब क्या होता है कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसको हेमोरेजिक फीवर भी डिक्लेयर कर दिया जाता है। यानी फाइनली इसको हेमोरेजिक फीवर तब कह देते हैं जब आपके तमाम ओरिफिसेस से, यानी कि आंखों से, नाक से, कान से, इसी तरह गम्स जो है माउथ से, और इसी तरह जीआईटी में भी, यानी आपका स्टूल जो है, पखाना जो है वो भी ब्लैक कलर का, या सम टाइम उसमें थोड़ा बहुत क्लॉटेड ब्लड या फ्रेश ब्लड भी आ जाता है, तो ये फिर फाइनली डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये हेमोरेजिक फीवर भी है। अच्छा, अभी मैंने आपको फेब्राइल फीवर और इसके साथ साथ जो है वो जो है क्रिटिकल जो फेज़ था इसका, या फेब्राइल फेज़ और क्रिटिकल फेज़, जिसको हमने डेंजरस फेज़ का भी नाम दिया था, ये सारे हमने डिस्कस कर लिए। इनके अलावा डिस्कस कर लिए, अगर हम टेस्ट करवाना चाहें, यानी इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएं, तो हमें कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा, और कौन से दिन को करवाना चाहिए, यानी कितने दिन बाद टेस्ट करवाना चाहिए। तो मैंने पहले बताया कि जो सीबीसी है उसका पहले 3 दिन करवाने का इतना कोई फ़ायदा नहीं होता। मरीज़ जो है वो टेस्ट करवा भी ले तो वो सेटिस्फाई होकर ही वापस आता है, मतलब उसको यही होता है कि नहीं मुझे जो है वो फीवर नहीं है, क्योंकि उसका तीनों चीज़ें जो डब्ल्यूबीसीज़ हैं, प्लेटलेट हैं और हीमोक्रिएटिन है, नॉर्मल रेफरेंस वैल्यू उसके करीब आ रहे होते हैं। अच्छा, फिर जो है अगर हम इसके अलावा जो है कोई टेस्ट करवाते हैं तो वो है NS1 एंटीजन टेस्ट, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो फिर तो कंफर्म हो गया कि वाकई यार डेंगू फीवर है। अच्छा चलो, लेट्स सपोज अगर आप वो NS1 वाली फैसिलिटी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर हॉस्पिटल में या हर जगह पे हर मरीज़ को ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, NS1 एंटीजन का टेस्ट वो जो है वो उसकी एक्सेस में हो या वो अफोर्ड कर सकता हो। अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता तो वो किसी एक टेस्ट पे रिलायबल करना चाहता है, तो डे 3 के बाद अगर वो सीबीसी टेस्ट करवाता है तो उसमें ये 3 चीज़ें ही नोट करनी होती हैं, यानी प्लेटलेट काउंट अगर डिक्रीज हुआ है, डब्ल्यूबीसीज और हीमोक्रिएटिन
लेवल जो है इसमें फ़र्क आया हुआ है, तो देन जो डिक्लेयर करता है डॉक्टर, आपका फिजिशियन बताता है कि भाई आपको डेंगू फीवर हो चुका है और आप अपना प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट करवाएं। अच्छा, फिर मैनेजमेंट में और ट्रीटमेंट में क्या होता है? अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपका डॉक्टर फिजिशियन जो है वो आपको फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ यानी फ्लूइड इन्फ्यूजन करता है, ड्रिप वगैरह लगाता है, आपको एनाल्जेसिक देता है, आपको पेन किलर दे यानी एनाल्जेसिक पेन किलर एक ही बात है, एंटीपायरेटिक देता है। और ये मामला अगर आपकी जो है वो वोमिटिंग नोज़िया वाली कंडीशन है, उल्टी नहीं रुक रही, तो आपको वो जो है एंटी एमिटिक दवाइयाँ जो हैं वो लगाता है या देता है या खिलाता है। जैसा कि आपको पता है ग्रेविनेट वगैरह और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो मोटिलियम वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं इस सिचुएशन में। अच्छा, इसके बाद जो है हमने ये सारे टेस्ट देख लिए। एक टेस्ट और है जो कि मतलब क्लियर कर सकता है, बता सकता है। टॉर्निकेट टेस्ट होता है, यानी कि अगर जिस तरह हम कफ लगा के बीपी चेक करते हैं, तो अगर 4-5 मिनट के लिए हम वो क्या करें, उसको लगा रहने दें, प्रेशर उसी तरह जो है वो बना रहने दें, तो जिस्म के किसी हिस्से पे आप देखें, यानी बाजू पे ही जिस पे आपने कफ लगाया उसके अगले हिस्से पे देखें, तो वहाँ हेमेटोक्रिटन की वजह से वो स्पॉट बनते हैं ना, हेमोरेजिक स्पॉट बनते हैं। तो वो स्पॉट अगर मेरे ख्याल में वो 15-20 या 10 इसके करीब बन जाए, तो देन फिर भी डॉक्टर, आपका फिजिशियन कहता है कि आपको क्या है, फीवर है। तो ये फाइनली डेंगू फीवर जो है ये चंद एक इन्वेस्टिगेशन और जो प्रोसीजर्स थे, टेस्ट थे, इनके बाद वो हमें डिक्लेयर हो चुका कि अब डेंगू फीवर है। अब आपको कंफर्म हो चुका है कि डेंगू फीवर है, तो आपके डॉक्टर ने आपकी मैनेजमेंट भी शुरू कर दी है। मैनेजमेंट में उसने तमाम दवाइयाँ आपको लगा भी दी हैं। आपका जो है वो सिलसिला ट्रीटमेंट का चल भी पड़ा है। तो अगर आप लेट्स सपोज आपकी एक्सेस में ज़रूरी नहीं है हर बंदा हॉस्पिटल में जाए या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाए। अगर लेट्स सपोज वो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर या फिजिशियन के पास जाता है, तो क्या होम्योपैथिक डॉक्टर फिजिशियन इस जो सिचुएशन स्वेयर या डेंजरस सिचुएशन ऑफ डेंगू फीवर है, इससे मरीज़ को निकाल सकता है कि नहीं? तो मेरा जो है वो एक्सपीरियंस है, मेरा तजर्बा है कि डेंगू फीवर जो है वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या तरीका इलाज से बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट हो सकता है, ठीक हो सकता है। तो मैं आपको कुछ इमरजेंसी ड्रग बताता हूँ, ओवरऑल कुछ लिस्टेड करता हूँ ड्रग्स, जो कि मतलब 8 से 10 ड्रग्स होंगी, अद्वियात होंगी, जो कि इंडिविजुअलाइज करके यानी वेरी होती है ना, पेशेंट टू पेशेंट वेरी होती हैं कुछ दवाइयाँ डिफरेंट पेशेंट को। कोई पेशेंट है उनको कोई ब्रायूनिया देनी पड़ेगी, कोई पेशेंट है तो उनके अलामत रेस्टॉक्स वाले हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंडिविजुअलाइज करके, यानी कि ये वेरी यानी पेशेंट टू पेशेंट अलग दवाई होती है, वो देनी होती है। तो उसको कैसे करना है सिलसिला, वो चंद एक चीज़ें हैं जो कि एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर ही जानता है। तो मेरा मशवरा यही है कि आप जो है अगर होम्योपैथिक तरीका इलाज भी कराना चाह रहे हैं, तो अपने किसी कंपिटेंट होम्योपैथ प्रैक्टिशनर मुस्नद डॉक्टर के पास, या जो कॉम्पिटेंट है, तजर्बाकार है, उसके पास जाएं, उससे ट्रीट करवाएं। नहीं तो जो सिलसिला आपका ट्रीटमेंट का चल रहा है ऑलरेडी कहीं किसी हॉस्पिटल में, किसी डिस्पेंसरी में, या किसी BHU में या किसी THQ में, तो वो आप सिलसिला वहीं से इसका करवाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी कीमती है वो ख़तरे में ना डल जाए किसी एरे गैरे की वजह से। तो लेट्स सपोज अगर आप जो हैं वो इत्मीनान रखते हैं, आप अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर फिजिशियन के ऊपर भरोसा रखते हैं कि हमारा प्रैक्टिशनर जो है कॉम्पिटेंट है, और मैं उस डॉक्टर को, उस होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर को बताना चाह रहा हूँ कि होम्योपैथिक तरीका इलाज भी बड़ा परफेक्ट है डेंगू के लिए, बहुत अच्छा है, और विद इन डेज रिकवरी शुरू होती है। और बड़ी अहम दवाइयाँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली दवाई जो है यूपाटोरियम जो है परफोरेटम है। ये दवाई जो है ये समझ लें कि फर्स्ट ग्रेड रेमेडी है डेंगू फीवर के लिए, मतलब मेरिट लिस्ट में इसका पहला नंबर है। अगर ये दवाई आप देते हैं डेंगू फीवर में भी, और मलेरिया जो मलेरियल पेशेंट है, मलेरिया वाला है, MP जिसका पॉजिटिव आ चुका है, तो ये दवाई दोनों सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करती है, यानी कि डेंगू फीवर में भी, मलेरियल फीवर में भी। अच्छा, उसके बाद जो है कैरी का पपाया, पपीता जो होता है, पपीता जो है, इसके कुछ लोग पत्तों का रस निकाल के मतलब पिलाते हैं पेशेंट को, तो इसके हैरत अंगेज नताइज हैं प्लेटलेट काउंट को वापस लेके आने के लिए, इंक्रीज करने के लिए, यानी डिक्रीज हुआ होता है ना लेवल, उसको दोबारा लेवल पे, रेफरेंस पॉइंट पे लेके आते हैं ये, और विद इन डेज लेके आते हैं, यानी कि एक दिन या लिटिल बिटली समझ लें कि दूसरे दिन ही आपके प्लेटलेट काउंट में फ्लक्चुएंस आना शुरू हो जाता है। यानी कैरी का पपाया जो है मदर टिंचर की सूरत में इस्तेमाल किया जा सकता है।
ये होम्योपैथिक जो स्टोर हैं या प्रैक्टिशनर हैं उनके पास जो है वो मदर टिंचर की सूरत में होता है और इसके बड़े अच्छे नताइज हैं। अगर कोई लोग मदर टिंचर नहीं ले सकते, उनकी एक्सेस में पपीते का फल है, पपीते के पत्ते हैं, पपीते का कोई और सिलसिला सोर्स है, तो उसको क्या करें, उसका रस निकालें और वो पिलाएं उसको वक्फे वक्फे से, तो उसके जो प्लेटलेट हैं वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे पेशेंट के, और पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी फेज़ की तरफ आने शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है कुछ और दवाइयाँ हैं अमूमन जो सिम्टमेटिकली जो इंडिविजुअलाइज़ करता है होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर सारी जनरल सिम्टम्स को डेंगू फीवर के साथ मिला के, तो उनमें अगर जॉइंट्स पेन बहुत ज़्यादा शिद्दत वाला है, ब्रायूनिया और रेक्सटॉक्स 2 ऐसी अद्वियात हैं उनमें दी जाती हैं। इनमें डिफरेंस कैसे करना होता है, डिफरेंशिएट कैसे करना होता है इन दवाइयों को, कि अगर रेस्टॉक्स जो है, रेस्टॉक्स के ये अलामत हैं कि फर्स्ट मोशन पे यानी पेशेंट उठ के चलना ही लगता है, थोड़ा सा चलता है तो उसके जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, फिर थोड़ा बहुत अगर वो चल फिर लेता है, वो मतलब हरकत में आ जाता है, ऐसे समझ लें कि उसका जिस्म गर्म हो गया है हरकत में आने की वजह से, तो देन रेस्टॉक्स जो है वो क्या करती है, बहुत अच्छा असर करती है। यानी कि फास्ट मोशन पे उसको पेन होगा बहुत ज़्यादा जॉइंट्स में या जोड़ों में या हड्डियों में, और जैसे ही वो थोड़ा सा चल फिर रहेगा तो वो दर्द से उसकी शिद्दत कम हो जाएगी। तो यानी रेस्टॉक्स इस सिचुएशन में रेस्टॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। दूसरी ब्रायूनिया है। ब्रायूनिया में भी जॉइंट्स पेन जो है इन्वॉल्व होते हैं, यानी जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये रेस्ट फेज़ में मतलब इसको चलने फिरने से भी आराम नहीं आता, और रेस्ट फेज़ में भी इसको जो है वो थोड़ी सी मतलब सिलसिला इसका कम होता है, शिद्दत इंटेंसिटी कम होती है दर्द की, यानी ये उल्ट है, बरअक्स है रेस्टॉक्स के। तो ब्रायूनिया 30 जो है वो दी जा सकती है। इसके अलावा जलसीमियम है, फीवर की एक बहुत बड़ी रेमेडी है, ये भी बुखार के लिए अमूमन ये रेमेडी दी जाती है। इसमें इसके बहुत अच्छे नतायज हैं डेंगू फीवर में भी इसके, अगर आपने यूपटोरियम के साथ जो है इसको दिया हुआ है, यूपटोरियम परफोलेटम के साथ या परफोरेटम भी बोलते हैं इसको, इसके साथ जलसीमियम के बड़े अच्छे नतायज हैं। यानी ये 2 दवाइयाँ भी कुछ लोग सेपरेटली दे देते हैं, बाकी दवाइयाँ नहीं भी देते, तो इनसे भी रिकवर हो जाता है, लेकिन कैरी का पपाया लाजमी देते हैं। कैरी का पपाया और यूपटोरियम परफोरेटम जो है, ये 2 दवाइयाँ तो मस्ट देनी है। ये पहली 2 दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं, यानी क्राइटेरिया बताया है फर्स्ट ग्रेड, यानी पहली रेमेडी और दूसरी रेमेडी। पहली मैंने बताई है यूपटोरियम परफोरेटम, दूसरी बताई है कैरी का पपाया। बाकी मैं आप लोगों को इंडिविजुअलाइज कर रहा हूँ अलामात के लिहाज से। जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने से आराम आ रहा है, रेस्टॉक्स। जोड़ों में दर्द हो रहा है, चलने से आराम नहीं आ रहा, रेस्ट करने से आराम आ रहा है, ब्रायूनिया। अच्छा, जोड़ इन्फ्लेम हुए हैं, सूजे हुए हैं और सिलसिला बड़ा शिद्दत वाला है, ब्रायूनिया। अच्छा, इसमें पेन की शिद्दत को कम करने के लिए रेस्टॉक्स ब्रायूनिया के साथ कुछ लोग आर्निका भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आर्निका इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आर्निका जो है वो खून को पतला करती है, और हमारा खून ऑलरेडी क्योंकि पतला हो चुका होता है, प्लेटलेट्स इसमें से निकल चुके होते हैं, इसलिए आर्निका से इज्तनाब करना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक बहुत बड़ी रेमेडी है हेमोरेजिक फीवर में, यानी कि हमने डेंगू फीवर को हेमोरेजिक फीवर का नाम भी दिया है। ब्लड लॉस, फ्लूइड लॉस की सूरत में, डायरिया, वॉमिटिंग की सूरत में, तो वो चाइना ऑफिशिनैलिस 30 है। चाइना ऑफिशिनैलिस के बहुत कमाल रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके बाद जनाब आ जाती है एपिकॉक। एपिकॉक में आपने बड़े अलामत देखने हैं फीवर के साथ साथ नौजिया वॉमिटिंग। नौजिया वॉमिटिंग इसका पेट जो है वो एक की पॉइंट है इस मतलब रेमेडी का, इस दवाई का। जिस पेशेंट में नौजिया वॉमिटिंग होगा तो उसे साथ एपिकॉक दे सकते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इसके बाद जो है मेलिफोलियम और हेमामेलस की बात करते हैं, तो मेलिफोलियम, हेमामेलस और ट्रिलियम, ये 3-4 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि हेमोरेज में, ब्लीडिंग में, ब्लड लॉस में, यानी ब्लड लॉस को ये रोकती हैं दवाइयाँ, और साथ में ये अलामात जो होती हैं उनको रिलीफ देने में मदद देती हैं। अच्छा जी, अगर हम ओवरऑल इसको और शार्ट कर लें इस ट्रीटमेंट को, तो मैं आपको 4 दवाइयाँ सजेस्ट करूँगा। जो 4 दवाइयाँ आप यूज़ करें और उनके साथ कुछ खुराक खाएं, कुछ परहेज़ करें, कुछ चीज़ों से बचें, तो आप जल्दी सेहतमंद हो सकते हैं। नंबर 1 पे यूपटोरियम परफोरेटम है, कैरी का पपाया क्यू है, इसके बाद जो है आपके पास आ जाती है एपिकॉक और चाइना ऑफिशिनैलिस। 4 दवाइयाँ हैं, ये आपने क्या करनी है, वक्फे वक्फे से लें, 2 या 3 दिन, हर चौथे दिन आपके जो हैं वो अलामात जो सीवियरिटी वाले थे वो कम हो जाएंगे। प्लेटलेट पहले 2 दिन में ही आपके जो हैं वो सेट होना शुरू हो जाएंगे। मीटोक्रेटिन लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा,
और हेमेटोक्रेटिन जब लेवल बढ़ना शुरू होगा तो फिर आप रिकवरी फेज़ में चले जाएंगे। आपकी बॉडी के ऊपर जो वो रैश बनना शुरू होंगे तो वो एक इंडिकेशन है कि बंदा डेंगू फीवर से रिकवरी की तरफ अब चल पड़ा है, प्लेटलेट भी बढ़ गए हैं, तो ये खुशखबरी वाली बात है उसके लिए। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप लोग जो है जनरली होम रेमेडीज़ के तौर पर कुछ चीज़ों को लेना चाहते हैं तो उसमें नारियल का पानी, कोकोनट वगैरह जो है वो, या गिरी वगैरह जो कच्ची गिरी होती है वो खाएं, उसका पानी पिएं, फ्रेश उसका मिल जाए तो अच्छी बात है। उसके बाद जो है आपके पास जो है कैरी का पपाया की फिर बात कर रहा हूँ, पपीता अगर मिल जाए वो खाएं, उसका जूस बना लें, उसके पत्तों का रस निकाल लें, शहद मिलाएं, थोड़ा सा नींबू मिलाएं और वो पिएं वक्फे वक्फे से, दिन में 2 या 4 बार, एक ही दिन में पी लें 2 से 4 बार। और अगले दिन जो है जब आपका डॉक्टर आपका सीबीसी करवाता है तो उसमें प्लेटलेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। उसके बाद कीवी फ्रूट है, कीवी फ्रूट बहुत अहम है, ये भी प्लेटलेट की प्रोडक्शन में बड़ा किरदार अदा करता है और बड़ी मदद करता है रिकवरी में। और फ्लूइड जो है, फ्लूइड इनटेक आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना होता है। फ्लूइड यानी पानी की सूरत में, दूध की सूरत में, लस्सी की सूरत में, इस तरह आप पी सकते हैं, गन्ने के रस की सूरत में भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जो है परहेज़ किन चीज़ों से करना है। देखिए, प्रिवेंटिव मेजर ज़रूरी हैं। जैसे कोई सेहतमंद बंदा है, उसको डेंगू नहीं हुआ तो उसे चाहिए कि वो मच्छर मार जो स्प्रे है वो करे अपने घरों में, पूरे स्लीव वाले कपड़े पहने, हाफ शर्ट ना पहने, मच्छरदानी लगाए। अच्छा, मॉस्किटो रिपेलेंट मिल जाते हैं, लोशन मिल जाते हैं, वो लगाए, ये सारे मामलात वो करे। अच्छा, इसके अलावा जो है उसको क्या करना चाहिए, मतलब डेंगू फीवर से बचने के लिए घरों के इर्द गिर्द जो है वो पानी का सिलसिला और इस तरह का जो सिलसिला है वो, क्योंकि ये फ्रेश वाटर पे आके ग्रो करता है, डेवलप करता है और वहाँ से ही आगे फैलता है, तो फ्रेश वाटर वाली जितनी भी सिलसिला है, जैसे कूलर वगैरह में पानी डाला होता है हमने गर्मियों में, तो वो खाली कर देने चाहिए, या किसी जो गुलदान गमला वगैरह है उसको खाली कर देना चाहिए, पानी नहीं खड़ा होना चाहिए। ये उसके अलावा जो है इसका एक पॉइंट और अहम पॉइंट है, इसका जो सिलसिला है अमूमन इस मच्छर का, जिस मतलब टाइम ड्यूरेशन में आपको बता रहा हूँ, बड़े मज़े की बात है कि उस टाइम ड्यूरेशन में आप ज़्यादा अपनी केयर कर लें तो आप उस शॉर्ट से टाइम पीरियड में एक बहुत बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। असर से मगरब के दरमियान जो है ये मच्छर ज़्यादा निकलता है और तभी अटैक करता है और ज़मीन की सतह के करीब तरीन होता है और अमूमन आप लोगों को जो है वो आपकी पिंडलियाँ, जो पाँव हैं, जो नंगे हिस्से रह जाते हैं जिस्म के, इन पे ज़्यादा इसका अटैक होता है, यानी यहाँ वहाँ ये फेवरेबल इनकी जगह है, तो वहाँ जाके जो है ये काटता है और आपको आगे जो है मर्ज़ लाहक कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, और ऐसे भाई जो डेंगू फीवर के हवाले से परेशान हैं, कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छी साबित होने वाली है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि ये मालूमात हमारे बाकी बहन भाइयों तक भी पहुँच सके। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।